ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत के पास है नेतृत्व की क्षमता। ग्रीन ग्रोथ पर बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, बजट में समाहित है अवसर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी। एनआईए के हत्थे चढ़े खालिस्तानी समर्थक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 6 सदस्य, गैंगस्टर के साथ आतंकवादी और ड्रग तस्करी गठजोड़ से जुड़े कई राज खुलने की उम्मीद। नागालैंड और मेघालय में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे दिग्गज नेता, आखिरी चरण में पहुंच रहा है विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज किया औपचारिक शुभारंभ। बैठक के दूसरे दिन आज G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति सहित 4 महत्वपूर्ण विषयों पर हो रही है चर्चा। बेंगलुरु में G20 के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक का दूसरा दिन। फाइनेंस से जुड़े मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने की कोशिश। बेंगलुरु में इटली के वित्त मंत्री जियांकार्लो जियोजेटी और अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात। और T20 महिला वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज केप टाउन में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। यह वेबिनार बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विचारों और सुझावों को हासिल करने के लिए है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति और हरित विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, गोवर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी का अहम उपकरण है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। पीएम ने कहा, भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है।
बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है। भारतीय रेल अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉडगेज लाइन 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। रेलवे की इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य रखा है। अब इस क्षेत्र में रेल संपर्क बेहतर होगा और रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब इन रूटों पर रेलवे ट्रैक के 100% विद्युतीकरण होने से डीजल इंजन से विद्युतीकृत इंजन और विद्युतीकृत इंजन से डीजल इंजन बदलने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। भारतीय रेल के 6 जोन अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गए हैं। पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे में बीजी मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य रेलवे ने पूरा कर लिया है। इस तरह से 85% ब्रॉडगेज लाइन विद्युतीकरण होने का लक्ष्य प्राप्त किया है। 30 सितंबर 2022 तक भारतीय रेल में 65,141 BGRKM में से 53,098 BGRKM का विद्युतीकरण के साथ 81.51% था, जो फरवरी में बढ़ के 85% विद्युतीकृत हो गया है। अब बात भारत में जारी G20 बैठकों की। वित्त मंत्री ने आज G20 के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक से पहले अपने इतालवी समकक्ष जियानकार्लो जियोजेटी से मुलाकात की। इटली के वित्त मंत्री ने 2023 में सफल G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की और भारत ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को सामने रखेगा। इटली के मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इटली ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन से मुलाकात की। ये मुलाकात G20 FMCBG की पहली बैठक से पहले बेंगलुरु में हुई। दोनों नेताओं ने G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP के अलावा MDB को मजबूत करने, वैश्विक ऋण अस्थिरता, संपत्ति में कमी और स्वास्थ्य पर अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक को भुलाया नहीं जाना चाहिए और भविष्य की महामारी के लिए तैयारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पुणे के एक विश्वविद्यालय में G20 फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स समिट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में एक वर्ष में जो करेगा उससे वैश्विक राजनीति पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। It's not just a presidency which comes our way like so many other organizations do. This is a very special responsibility at a very difficult moment in international relations. What India could do, probably will do in this 1 year, will actually make a very big difference to world politics. So it's not a responsibility that we take lightly. संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक शुभारंभ किया। दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण सत्र में G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति पर चर्चा हुई। इस बैठक में आज और कल संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होनी हैं। वो 4 विषय हैं:
सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के औपचारिक शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आपसी संबंधों को बनाए रखने में संस्कृति का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि संस्कृति अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी कारगर होती है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलू भी सामुदायिक जीवन शैली और सामूहिक निर्णय लेने की संकल्पना पर ही आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति हमारी पहचान जो विश्व के समक्ष हमारे विचारों एवं हमारी प्रतिबद्धता व सक्षमता को दर्शाती है और भविष्य का मार्ग तैयार करती है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर मुझे विश्वास है कि इस वर्ष G20 का यह मंच संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वहीं बैठक के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत से ले जाई गई 25 मूर्तियां विदेशों से वापस भारत लाई गईं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संस्कृति को लूटने का इतिहास बहुत पुराना है और भारत अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए गंभीर है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य और एकात्म मानववाद की अवधारणा बहुत पुरानी है और भारत इस पर काम करता आया है। One earth, one family and one future. Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one big family. These are the Indian value systems. Two typical thoughts. One being Antyodaya, let no one be left behind. Because if we keep a few people behind, the world cannot progress. So we have to see equal distribution of resources. We have to see and work from the typical perspective of working together. खालिस्तानी समर्थक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सहयोगी समेत 6 को एनआईए ने देश भर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर सांठगांठ का पता लगाने के लिए 8 राज्यों में 76 स्थानों पर एनआईए ने 2 दिन पहले ही छापेमारी की थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में लकी खोखर है, जो कनाडा के एक घोषित आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला का करीबी सहयोगी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मारे गए छापों में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बरार के सहयोगी शामिल है। एनआईए की जांच में अब तक ये सामने आया है कि कई अपराधी जो कि पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भाग गए और विभिन्न राज्यों की जेलों में बंद अपराधियों के साथ मिलकर वहां से अपने आतंक और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये गैंग ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, हवाला और जबरन वसूली और हत्या अपराधों को अंजाम देते थे और पैसा इकट्ठा करते थे। इस तरह के आतंकी नेटवर्क और उनकी फंडिंग को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया। प्रदर्शन कला के क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को भी अकादमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। संगीत नाटक अकादमी पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कला विधाओं, संगीत, नृत्य, लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। अकादमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियां सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक
पूर्व में छौ से लेकर पश्चिम में गरबा तक नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आधुनिक युग में हमारी संस्कृति और मूल्य और उपयोगी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाएं सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत रत्नों से सम्मानित MS शुभलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके मुलाकात के बारे में जानकारी दी और कहा कि विविध विषयों, विशेष रूप से विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों पर डेविड मालपास के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। लक्षद्वीप में जल्द ही एक उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। राजधानी कवारती में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सबमरीन ऑप्टिकल केबल प्रोजेक्ट के तहत काम तेजी से चल रहा है। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार अनबरूम ने कवारती और अगती द्वीपों के बीच केबल बिछाने के काम का उद्घाटन किया। ये लक्षद्वीप के IT क्षेत्र के सामने आने वाली भौगोलिक सीमाओं और बाधाओं का स्थायी समाधान प्रदान करेगा। कोच्चि से शुरू होने वाली OFC केबल 11 द्वीपों को जोड़ेगी। इसके साथ लक्षद्वीप बैंडविड्थ पहले चरण में 200 GB और बाद में 1.6 TB हो जाएगी। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2023 से अग्निवीर की भर्ती में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने बात की थल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना से। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। किस तरह का ये बदलाव है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए DG रिक्रूटमेंट लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना जी हैं। सर, सबसे पहली बात कि इस बदलाव की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है आज देश का युवाओं का, वो बहुत टेक्निकली इंक्लाइंड है। जो मोबाइल और जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है वो गांव में पहुंच चुका है और हमारे को अभी जो सेना को ज़रूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है। तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज़ करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्ज़ाम पैटर्न थे, जो अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे, तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो युवा हैं उनको किस तरह की सहूलियतें सेना की तरफ से मिल रही हैं? जैसे आपने कहा कि 50% फीस है जो भारतीय सेना दे रही है, इसके अलावा NCC और जो दूसरी स्ट्रीम है उनको भी कोई वरीयता दी जा रही है? हमने जो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इवन जो 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है, हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। सर, एक चीज़ और है कि सिलेबस की बात, चूंकि ज़्यादातर युवा पहली बार इसमें शामिल होते हैं, बहुत यूथ होते हैं, तो क्या सिलेबस में कोई चेंजेस है या उनके लिए जानकारी के लिए जो आर्मी की वेबसाइट पे आपने कहा कि जानकारी उपलब्ध है वो किस तरह की रहेगी? देखिए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और पैटर्न ऑफ एग्जाम में भी कोई, जो जिस तरह के सवाल पहले आते थे उसी तरह के सवाल आएंगे। सिर्फ अभी जो पहले पेपर पेंसिल में एग्जाम होता था, अभी कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम दिया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एक अलावा जो आपने कहा था कि सेंटर्स हैं और जो 5 उनको ऑप्शन दिया जाएगा, वो किस तरह से रहेगा? लोग अपनी मर्जी से वो सारे जो ऑप्शन हैं वो दे सकते हैं? बिल्कुल, हमने 176 लोकेशन तकरीबन सिलेक्ट करी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम और उसको बढ़ा भी देंगे। जो कैंडिडेट्स को हमने 5 ऑप्शन दिए हैं, कैंडिडेट अपने आप कोई भी 5 ऑप्शन दे सकता है अपनी सहूलियत को देखते हुए। उसमें से एक सेंटर उसको अलॉट किया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है सर, डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेना ने पहली बार कमान भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने महिला अधिकारियों को उनके विशेष बल इकाइयों, गरुड़ कमांडो बल और मरीन कमांडो में शामिल होने की अनुमति दी है। सेना ने मेडिकल स्ट्रीम के बाहर पहली बार महिला अधिकारियों को कमांड भूमिकाओं में नियुक्त करना शुरू कर दिया है। इसमें से लगभग 50 को ऑपरेशनल रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी और पूर्वी कमानों में फॉरवर्ड एरिया सहित प्रमुख इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। सेना ने 108 महिला अधिकारियों को सिलेक्ट ग्रेड कर्नल के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक विशेष चयन बोर्ड का आयोजन किया था। बोर्ड द्वारा 108 वैकेंसीज के लिए कुल 244 महिला लेफ्टिनेंट कर्नल पर विचार किया गया। चयन बोर्ड द्वारा जिन महिला अधिकारियों का मूल्यांकन किया गया था वो 1992 से 2006 बैच की थी और इन्हें इंजीनियर, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर सहित विभिन्न हथियारों और सेवाओं में नियुक्त किया गया है। इन महिला अधिकारियों में से 50% ऑपरेशनल एरियाज की इकाइयों को कमान करेंगी। थल सेना ने 2020 में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना शुरू किया था। जनवरी में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि आर्टिलरी रेजिमेंट में भी महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना है। जनवरी की शुरुआत में ही सेना ने पहली बार एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे ग्लेशियर के अंदर तैनात किया, यानी सियाचिन ग्लेशियर पे। और आर्मी ने सूडान में 27 महिला शांति सैनिक या पीस कीपर्स की सबसे बड़ी टुकड़ी को भी तैनात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर आधारित विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत 25 तारीख से होगी। 9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक महोत्सव ने अपने शानदार 50 साल पूरे किए हैं। इस साल के महोत्सव में 35 देशों के विदेशी मेहमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन, G20 के लिए अलग से पवेलियन सहित मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष सुविधा की गई है। मेले में युवाओं को देश और देश के गुमनाम नायकों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। मेले में पहली बार 22 भाषाओं में 100 से अधिक किताबें देश के गुमनाम नायकों पर रहेंगी। इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने 75 युवा लेखकों को तैयार किया है, जिन्होंने आज़ादी के महानायकों, गुमनाम नायकों और आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर 75 किताबें 22 भारतीय भाषाओं में शेड्यूल 8 के तहत जो भाषाएं हैं उनमें लिखी हैं। उनको एक साथ रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी किताबें हैं, लगभग 200 से ज़्यादा किताबें देश के आज़ादी के आंदोलन और उससे जुड़ी घटनाओं को लेकर लोगों के बीच आएगी। यही आज़ादी के अमृत महोत्सव की परिकल्पना थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं गैंगटॉक, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाए और उनकी चर्चा संवाद से जो निष्कर्ष निकले, जो फैसले हो, उससे इस सारे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा बने। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई, मंत्रालय बनाया और किस तरीके से पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान निश्चित समय, निश्चित अवधि के अंदर हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक तंत्र मजबूत हो और यहां के लोगों की आर्थिक आमदनी बढ़े, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन के आधार पर काम करने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। विशेष रूप से सिक्किम ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अपने नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। निश्चित रूप से हम सबका एक प्रयास रहता है कि इन विधानमंडलों की चर्चा, संवाद और बनने वाले कानूनों से हम लोगों के सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ साथ इस देश को विश्व की सबसे अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम करें, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की विशालता, विविधता है, विविध संस्कृति, ये हमारी ताकत है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा, संवाद, कानून बनाकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया दौर शुरू किया है। और यह अमृत महोत्सव हमारे लिए यहां के सामाजिक आर्थिक प्रतिबद्धता है और लोकतंत्र को और मजबूत और जवाबदेही बनाने के लिए प्रतिबद्धता भी है। और आइए खबरों में आगे। नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डीडी न्यूज, डीडी डायलॉग के जरिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का एक मंच प्रदान कर रहा है। इस क्रम में कोहिमा में डीडी डायलॉग का आयोजन किया गया। एनडीपीपी के प्रवक्ता मरिंतोषी आर जमीर ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि भाजपा एनडीपीपी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। No, there is no dispute as to who will be the chief minister. The BJP leadership, our Honorable Union Minister Home, Mr. Amit Shah, our Honorable Prime Minister, our BJP National President, they have been very clear that it will be under the leadership of Mr. Nip Huriu. And therefore, I don't see any dispute of the chief minister, because I think our leader is, the leadership is quite, both the parties are very firm on who will be the leader. और इस पूरे इंटरव्यू को आप आज शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।